नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो पहले चरण के लिए जो वोटिंग है वो जारी है, लेकिन इससे ठीक पहले राहुल गांधी की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा का जिक्र किया गया और ये आरोप लगाए गए कि हरियाणा में सरकार चोरी की गई है और वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। और इस आरोपों के बीच देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की हार हो रही है, अब बिहार में विधानसभा चुनाव में हार उन्हें पहले ही दिख रही है, जिसके चलते इस तरीके के आरोप हरियाणा को लेकर बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हो चाहे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि राहुल गांधी अभी भी राजनीति में परिपक्व नहीं है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने 1 घंटे 20 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई आरोप गंभीर लगाए हैं, जिसमें ये भी जिक्र किया गया कि एक ब्राजील की महिला है जो मॉडल है, उसने 22 जगह पर वोटिंग की। तो ऐसे में उस महिला की जो उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, अब हरियाणा से एक एक करके वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई थी। और जो वोटर आईडी उनकी तरफ से दिखाई गई, एक महिला सामने आई है, उनका कहना है कि ये वोटर का आईडी कार्ड उनका है और उनके तस्वीर भी उस वोटर आईडी कार्ड पर लगी हुई है और वो काफ़ी लंबे समय 12 साल से लगातार वोटिंग कर रही है। और जो राहुल गांधी एक ब्राज़ील महिला की तस्वीर उस पर दिखा रहे हैं जो कि निराधार है। जो वोटिंग कार्ड में देखिए, वोटर कार्ड में जो नंबर होता है उसे भी उसका भी मिलान किया गया है। तो जो महिला सामने आई है उसकी तरफ से जो कहा गया है, उससे लगता है कि जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक ब्राज़ील महिला ने, मॉडल ने वोटिंग की है, तो वो कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एक एक करके जो बीजेपी भी है, सबूतों के साथ वो सामने आ रही है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन अब अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं वो भी अब इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करे, इसी वजह से वो वोट चोरी के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर हम कल की बात करें तो वंदे मातरम जो गीत है उसको गाए हुए, उस गीत को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसको लेकर भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा की मुख्यमंत्री की बात करें, वो हरियाणा सचिवालय में भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जो बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा वो अंबाला में होगा, तो मुख्य अतिथि के तौर पर वो अंबाला में मौजूद रहेंगे। और कल 10 बजे सामूहिक गान एक गाया जाएगा वंदे मातरम गीत को लेकर। इसको 150 साल हो गए हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में जगह जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अगर साथ लगते सूबे पंजाब की अगर बात करें तो तरनतारन विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब महज प्रचार के लिए 5 दिनों का वक्त यहाँ पर रह गया है। 11 तारीख को दूसरे चरण का जब मतदान बिहार को लेकर होगा, तो इसी के साथ पंजाब की जो तरनतारन सीट है उसको लेकर भी मतदान होना है। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। इन सब के बीच जो बयान पंजाब कांग्रेस प्रधान और लुधियाना से कांग्रेस के सांसद है राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जो को लेकर, उनके खिलाफ कपूरथला में मामला दर्ज हो चुका है। उनकी तरफ से रंगभेद को लेकर अपने ही जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं बूटा सिंह, उन पर उन्होंने कई तरह की टिप्पणी की थी। तो ऐसे में उन पर अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ नेशनल एससी कमीशन की तरफ से तलब किया गया है उन्हें
और जो एसएसपी हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं अगर हम बात करें पंजाब एससी आयोग की, उनकी तरफ से भी तलब किया गया है। तो ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं अब कम होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कपूरथला में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। और आज तरन विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि इस दौरान जो विधानसभा उपचुनाव है उसके प्रचार के दौरान ही उन्होंने रैली के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ, और ये इसी वजह से उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें तो आज वो तरन में मौजूद रहेंगे। ताबड़तोड़ जो प्रचार के जो कार्यक्रम हैं तरन हलके में उनके आयोजित किए गए हैं और इस दौरान वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ देखिए अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें हैं जो वो कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं कि ठीक थोड़ी दूरी पर पंजाब मुख्यमंत्री आवास के ठीक पीछे 50 नंबर की जो कोठी है वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दी गई है और वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल खड़ा कर दिया है। बाहर की उस कोठी की अगर तस्वीर देखी जाती है तो वहां पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो वहां पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में जो सवाल हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं और पंजाब सरकार पर भी कि आखिरकार आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जिनका पंजाब से किसी तरीके का ताल्लुक नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री वो दिल्ली के हैं, लेकिन सहूलियत यहाँ पर पंजाब की आप सरकार उन्हें दे रही है। कई तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो शिकंजा है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर कसने की भी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करेगी, कांग्रेस भी करेगी। तो इन सब के बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इन आरोपों के बीच आज पहुंच रहे हैं तरन में। अगर तरन में वो जिस तरीके से उनका रोड शो भी रखा गया है, शीश महल के जो उन पर आरोप लगे हैं इस पर वो कुछ कह पाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। और इसके साथ बिल्कुल ईशा, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी को घेरते हुए एक बार फिर विपक्षी पार्टियां नजर आएंगी। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश से आज की? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी चंपारण में 3 चुनावी रैली है बिहार में। और प्रथम चरण में भी जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थीं और उनके जो पुराने नारे फिर से देखने को मिले थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसके अलावा जो माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर गरीबों को फ्लैट की चाबी कल आवंटित हुई थी, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की चुनावी रैली में कल जिक्र किया था कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जो ज़मीनें हैं, जो माफियाओं ने कब्जा की थी सरकारी ज़मीनें, वो हम लेकर के गरीबों को आवास दे रहे हैं। और विपक्ष पे हमला बोला था कि ये फिर वही माफिया राज, गुंडा राज लाना चाहते हैं। खास करके उनका तेजस्वी यादव पे हमला था। और बात कर लें अगर अखिलेश यादव की, तो हालांकि बिहार चुनावी रैली में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे हमलावर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे पे लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस एसआईआर के माध्यम से हम लोगों के जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। तो एक तरह से निर्वाचन आयोग ने उसका खंडन भी किया है कि ये निष्पक्ष और ईमानदारी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की भी जा चुकी है। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लें तो जिस तरह से चूंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो रायबरेली से रिप्रेजेंट करते हैं और कल की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाया, उसके जवाब में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके ऊपर हमला बोला और कहा ये विपक्ष की हताशा दिखाती है। और राहुल गांधी बिहार में अपनी हार को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया। कोई साक्ष्य तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरह हताशा में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और संवैधानिक निकाय जो निर्वाचन आयोग है उस पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं। ये राहुल गांधी की हताशा है। वहीं वंदे मातरम को लेकर के भी भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में
हर बूथ पे, हर तहसील में, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं संगठनात्मक मजबूती की बात करें तो धर्मपाल सिंह और इसके अलावा सुनील बंसल वर्चुअली 150 प्रतिनिधियों से जुड़े और कल भी बैठक किए। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका जो संगठनात्मक मजबूती है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। वहीं यहाँ पे जिस तरह से गंगा स्नान देव दिवाली का कल एक अभूतपूर्व आयोजन हुआ, उसको लेकर जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने कहा ये बदलता उत्तर प्रदेश है, ये नया यूपी है, ये विकसित उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे अयोध्या में अगर दीपोत्सव खास होता है तो काशी में देव दीपावली का भी आयोजन खास होता है। और कल एक दुखद घटना यहाँ देखने को मिली थी, कांग्रेस प्रवक्ता की असमय मृत्यु हो गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारे में बिहार चुनाव की ही चर्चा है और बाकी उत्तर प्रदेश में अमन शांति दिख रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की बात कर लें तो वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है, खड़ी ट्रक में एक कार टकरा गई है जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास फिर आएंगे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। अजहर, क्या कुछ जानकारी है आज जम्मू कश्मीर से? देखिए सोनिया, अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, हालांकि मौसम में जो है ठंडी यहाँ पे देखने को मिलती है, सुबह शाम जो है कपकपाती हुई सर्दी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम सियासी गलियारों की बात करें, जिस तरीके से बाईपोल इलेक्शन चल रहे हैं, बडगाम सीट और नगरोटा सीट पे हालांकि लेट आवर्स तक जो है काफी सारे जो पार्टियां हैं वो वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की यहाँ पे भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब से जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, या हम यूं कहेंगे कि भारतीय सेना की जानिब से जो जीरो टॉलरेंस है मिलिटेंसी के खिलाफ और मिलिटेंसी गतिविधियों के खिलाफ, न आतंक बल्कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की यहाँ पे बात की जा रही है। हमने देखा कि लास्ट दिन इस तरीके से व्हाइट नाइट क्रॉपर्स की जानिब से ट्वीट करके बताया गया था कि किश्तवाड़ के घने जंगलों में यहाँ पे इनकाउंटर है। हालांकि वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पे अभी एक जो फौज का जवान है, हालांकि वो जुज़वी तौर पे जख्मी हुआ है, लेकिन फौज की जानिब से लगातार इन जंगलों में जो है ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए हैं और फौज के मुताबिक इन जंगलों में तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन इस समय हम दक्षिणी कश्मीर के नूराबाद के पीर पंचाल एरियाज में हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाइड फ्रेम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से जो यहाँ पे भारतीय सेना की जानिब से जो 34 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भारतीय सेना की जानिब से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना जो है, चूंकि ये एरिया जो है काफी फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे मेडिकल सुविधा जो है बहुत कम है, और इसकी जानिब से यहाँ पे भारतीय सेना की जानिब से मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके साथ में अगर हम यहाँ पे पैन करने की कोशिश करेंगे, ऊपर साइड में यहाँ पे जितने आपको यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं, चाहे भेड़ है, बकरियां हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, इनके लिए भी एक अलग सा यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। और ऊपर क्षेत्र में थोड़ा सा हम पेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिसेंटली कल बर्फबारी हुई थी और यहाँ पे जो भारतीय सपूत है, भारतीय जवान है, जो दिन रात एक करके एक तो भारत की यहाँ पे सुरक्षा में जो है कोई कमी या कोई चूक ना हो जाए, और उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय लोगों की यहाँ पे सुविधा है, चाहे मेडिकल कैंप है और कुछ है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं दृश्य कितने अच्छे सुहाने हैं, लेकिन ये पीर पंचाल एरिया है और इन पीर पंचाल एरियाज में अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे हमारे भारत वीर जवान के सपूत यहाँ पे दिख रहे हैं और यही सपूत जो है हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमने देखा रिसेंटली, चाहे दीपावली होती है, चाहे होली होती है, या कल के दिन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से गुरु नानक का यहाँ पे जयंती थी और इस दिन के मौके पे भी ये भारतीय सपूत जो है इन जंगलों की, इन यहाँ पे बॉर्डर क्षेत्र एरियाज की यहाँ पे रखवाली देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इस जानिब से अगर हम थोड़ा सा और पैन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये देख लीजिए भारतीय सेना जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको देख के दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे संभव नहीं है किसी भी गाड़ी आने के लिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, ये भारत है। और इसके ठीक सामने अगर आप देख पाएंगे, ये देख लीजिए, ये हसी वादियां है, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी है, इतनी हवा है, कोई खड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे भी इनके बीच जो है हमारे भारतीय जवान के सपूत है और वो जो है भारत की यहाँ पे निगरानी किए हुए हैं। इस समय जो है बिल्कुल हम इन पीर पंचाल के वादियों में हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम इनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बेटा इधर आ जाओ।
बेटा अपना नाम बताएं पहले, कहाँ से आए हो आप? राना जान, मैं केबीपुरा से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या सुना आपने? सर, मैंने सुना हमारे यहाँ पे जो फौजी ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा वेंटेज रखा है कि यहाँ पे इन्होंने मेडिकल चेकअप फ्री में रखा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि जो गरीब लोग हैं जो पैसे खर्च नहीं कर सकते उनके लिए इन्होंने इतना बड़ा सब कुछ रखा है। तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ये हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी वर्दी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें भी इनका आदर्श करना चाहिए, हमें भी इनके सब कुछ मान सम्मान रखना चाहिए। हम अपने घर में आराम से बैठते हैं, वो किन की वजह से बैठते हैं? हम वो भी इनकी फौजियों की वजह से बैठते हैं। ये हमारे लिए बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हम अपने घरों में बैठते हैं। ये मिसाल है कि हमारे कश्मीर में ही कुछ गांव में कुछ अचानक से खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम अपने घरों में भाग जाते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कहीं हमें ही गोली ना मार दी जाए। हम खिड़की से देखने से भी डरते हैं कि हमें खिड़की से ही गोली ना मार दी जाए। हम अपने घर में बैठते हैं, वो किन की वजह से? इन्हीं फौजियों की वजह से। ये हमारे घर के बाहर पहरा लगाते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे घर के बाहर इर्द गिर्द बैठते हैं, ध्यान रखते हैं कोई एनिमीज तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। देखिए सोनिया, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं किसी ऑपरेशन में, हम देख रहे हैं कि उसमें काफी समय लगता है, लेकिन उस समय का कारण जो होता है वो यही लोग होते हैं, क्योंकि फौज का सबसे पहले जो लक्ष्य रहता है कहीं पे अगर ऑपरेशन होता है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल अजहर, ये काबिले तारीफ है कि देखिए सेना के जवान यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है, बर्फ वहां पर पड़ी हुई है और सेना के जवान यहाँ पर तैनात होकर कैंप लगा रहे हैं और लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। यही बदलते भारत की तस्वीर है। और हमारे साथ उपेंद्र देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है उत्तराखंड से आज की? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष आज जो है वो मना रहा है, क्योंकि 9 नवंबर को उत्तराखंड को बने हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके मौके पर जो है लगातार जो कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। 3 दिन का जिस तरीके से जो विशेष सत्र सरकार की ओर से जो बुलाया गया था, जिसमें उत्तराखंड ने इन 25 सालों में क्या खोया क्या पाया और साथ ही साथ जो आने वाले समय के रोड मैप को लेकर जो है एक चर्चा जो है वो की गई। लेकिन इन 3 दिनों के अगर विशेष सत्र की अगर बात की जाए तो उसमें ये जरूर जो है देखा गया कि हर कोई जो है अपने विशेष जो काम थे उन तमाम चीज़ों को जो है वो गिनाने का काम जो है वो जरूर किया गया और आंदोलन किस तरीके से हुआ उस चीज़ों पर काफ़ी चर्चा रही। लेकिन जो आगे का रोड मैप है कि किस तरीके से जो है आगे काम होना है, किस तरीके को राज्य को आगे बढ़ाना है, कहाँ पर हमारी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है, उन चीज़ों पर कोई भी महान भाव जो है वो चर्चा करता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी कि अगर हम बात करें कि 70 के 70 विधायक जिस तरीके से जो विधानसभा में पहुंचे हुए थे सदन के अंदर, वो जिस तरीके से आंदोलन का जिक्र तो कर रहे थे, इन 25 सालों में किस तरीके से विकास हुआ, क्या उन्होंने खोया, इन तमाम चीज़ों का जिक्र तो कर रहे थे। लेकिन इन 25 सालों के बाद का रोड मैप क्या होगा, अभी इन 25 सालों में कमियां क्या है, उसमें किस तरीके से जो है उसको ठीक करना है, उन चीज़ों पर कोई भी चर्चा करते हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि ये जरूर हुआ कि जिस तरीके से जो भाजपा के विधायक है विनोद चमोली, उन्होंने जिस तरीके से लगातार जो भू कानून और मूल निवास का मुद्दा उत्तराखंड में लगातार जो उठता रहता है उस पर जो है वो जरूर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का अपना मूल निवास होना बहुत ज़रूरी है और उस पर जो है किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसे में भू कानून और मूल निवास जो है यहाँ के निवासियों के लिए जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर जो है हालांकि सदन के अंदर काफ़ी जो है वो बहस भी हुई, काफ़ी चर्चा उस पर हुई। उसके साथ जिस तरीके से पहाड़ मैदान का मुद्दा जो है वो भी काफ़ी जो है जिस तरीके से गर्माता रहा। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके का जो रजत जयंती वर्ष पर जो एक विशेष सत्र जो तय किया गया था कि जो इन 25 सालों का जो रोड मैप है किस तरीके से रहा और आने वाले सालों में रोड मैप क्या रहने वाला है राज्य के विकास का, उस पर जो है वो किसी प्रकार की कोई चर्चा जो है वो नहीं होती हुई दिखाई दी। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिला वुमेन्स टीम ने विश्व कप जीता है और उसके बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जो महिला टीम है उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की है। और वहीं जिस तरीके से देर रात को
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने जो है उत्तराखंड की बेटी स्नेह राणा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से अपना बेहतर प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, और उनको जो है विश्व कप की बधाई देते हुए 50 लाख रुपए सरकार की ओर से उन्हें पारितोषिक इनाम देने की घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो की गई है। उन्होंने फोन के माध्यम से स्नेह राणा से भी बातचीत की, उन्होंने उनको फोन के माध्यम से उनके परिवार और उनको जो है वो बधाई दी। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो है उनको 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी जो है वो की गई है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड मना रहा है उसको लेकर जो है प्रदेश भर में जो है वो कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। कल जिस तरीके से रैतिक परेड भी जिस तरीके से जो देहरादून के पुलिस लाइन में जो है वो किए जाएंगे, वहां पर पुलिस को जो है सलामी जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 9 नवंबर को जिस तरीके से यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो है वो पहुंचेंगे। हालांकि अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाई है कि कितने बजे जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, इस बार का रजत जयंती समारोह बेहद भव्य और अलौकिक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए।